देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। आज के प्रोग्राम में हम 3 मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करने वाले हैं। पहला मौजू अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में वज़ीर आज़म पाकिस्तान का खिताब, दूसरे में पीपल्स पार्टी की आला तरीन क़यादत पर जनरल मुशर्रफ के जो सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात हैं उनके बारे में बात होगी, और तीसरे सेगमेंट में चौधरी निसार साहब की असम्बली में किए गए हालिया खिताब के बारे में बात करेंगे। पहले सेगमेंट की तरफ वापस आता हूँ। पहले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ साफ़ी और तज़कियाकार जनाब मज़हर अब्बास साहब। किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। हम मालूम ये करने की कोशिश करेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से किया जाने वाला खिताब किस हद तक इफ़ेक्टिव था, अंकल सैम किस हद तक पाकिस्तानी वफ़द की और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खुसूसन वज़ाहतों से तशफ़ी कर पाए होंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने गो के अमरीकी नायब सदर से मुलाकात भी की, जो कि पहले ही पाकिस्तान मुखालिफ एक शोहरत रखते हैं। किस हद तक हम उनका पेट भरने में कामयाब हुए हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो वज़ाहतें जो नीम दिली के साथ की जाएँ क्या काबिल कबूल हो सकती हैं, वो भी उसे एक फ़रीक के मुताबिक, उसे एक फ़रीक के लिए कि जो मुसलसल आपसे तमाम तर कुर्बानियों के बावजूद डू मोर का तकाजा किए चले जा रहा हो। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में ख़िताब किया गया, लेकिन मज़े की बात यह कि पिछली मरतबा जब नवाज़ शरीफ साहब ने ख़िताब किया था तब भी और इस मरतबा भी कुलभूषण यादव इस दौर का सबसे बड़ा दहशतगर्द अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर उसका नाम तक नहीं लिया गया। गो के हमने रिवायती तौर पर भारत को मतून करने की कोशिश भी की, उसको अपनी तमाम ख़राबियों का या ज़्यादातर ख़राबियों का ज़िम्मेदार भी ठहराया, लेकिन कुलभूषण यादव का नाम ना लेना इसमें क्या हिकमत कार फरमा है, ये समझ से बाहर है। डोसियर पेश करने की बातें की जाती रहीं, वो डोसियर कब पेश किया जाएगा, किसको पेश किया जाएगा, कौन सी ताकत है जो उस पर अमल दरामद करवाएगी, आलमी अदालत इंसाफ में हम जाएंगे, कौन लेकर के जाएगा, इन तमाम बातों का फ्यूचर क्या होगा। उससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब जो इस वक्त का एक अहम हिस्सा है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से पहले उन्होंने कहा कि सबसे पहले घर दुरुस्त करना होगा। उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस बयान की तौसीक़ की, उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ साहब बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं। उसके बाद एहसन इकबाल साहब भी इस रौ में शामिल हो गए। सबसे आला तरीन ओहदों पर फायज़ ये 3 शख्सियात जो पाकिस्तान के केस को प्रेजेंट करने बाहर गई हैं, वो ख़ुद जब मुतमईन नहीं कि हमारे घर में चीज़ें इन ऑर्डर नहीं हैं, तो क्या आलमी बरादरी हमसे मुतमईन हो पाएगी। उसके बाद 2-1 मौज़ूआत और भी जिन पर मज़हर अब्बास साहब से बात करूँगा। मज़हर अब्बास साहब, सर सबसे पहले आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। सबसे पहले ये मुझे बताइए सर कि नीम दिली से की जाने वाली कोई भी कोशिश, आलमी बरादरी ख़ासतौर पर अमरीका बहादुर जैसे लोग, क्या वो मुतमईन हो पाए होंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान की इन वज़ाहतों से? देखिए, नीम दिली का मसला नहीं है, जो उनकी तकरीर थी उसका कंटेंट बुरा नहीं था तकरीर का। अगर आप ओवरऑल, और आमतौर पे जब प्राइम मिनिस्टर तकरीर करने जाते हैं तो उसकी तकरीर की अपनी एक तैयारी होती है, और वो उसमें फ़ॉरेन ऑफिस भी इन्वॉल्व होता है, उनके अपने क्लोज लोग होते हैं। लेकिन मैसेज आप कितना भी स्ट्रॉन्ग लें, लेकिन ज़ाहिर है दुनिया को भी ये पता है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये एक इंटरम प्राइम मिनिस्टर है। ये इनका इन्फ्लुएंस और इनका इम्पैक्ट वो नहीं हो सकता जो शायद नवाज़ शरीफ साहब का ठीक है होता। वो आपके सिस्टम का मसला है कि आपके यहाँ बदकिस्मती से उस तरह डेमोक्रेसी मुस्तहकम नहीं है कि पूरी अथॉरिटी के साथ कोई प्राइम मिनिस्टर जाए और कोई प्राइम मिनिस्टर अपने आप को असर्ट करे, क्योंकि हर वज़ीर आज़म पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो नहीं होता। और भुट्टो एज ए फ़ॉरेन मिनिस्टर भी, एज ए प्राइम मिनिस्टर भी, उसकी अगर आप जनरल असम्बली की तकारीर उठा के देखें तो एक वास्ट डिफरेंस उसके बाद जितने भी लोग आए उनका नज़र आता है। असल मसला ये नहीं है, असल मसला ये कि आपका केस कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, उस स्ट्रॉन्ग केस के लिए एक पूरी एक पॉलिसी होती है कि उस केस को आप किस तरह एग्जीक्यूट करेंगे। उस केस को, कश्मीर पे आपका केस हमेशा से बहुत स्ट्रॉन्ग केस रहा है, हमारी प्रेजेंटेशन हमेशा कमज़ोर रही है। और अगर आप कोई वकील जो है, कोई आपका बहुत स्ट्रॉन्ग केस हो लेकिन वकील अगर कमज़ोर हो तो आप वो केस, सर यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमारा वकील ये कहे कि मुमकिन है काबुल में हमला करने वाले पाकिस्तान से गए हों, हमारा वकील ये कहे कि पाकिस्तान के पास टैक्टिकल नहीं कम फासले तक मार करने वाले जौहरी हथियार हैं, तो फिर मैं कहाँ जाके रहूं? ये मसला नहीं है। लेकिन जिस तरह अभी आपने डू मोर वाली बात की, फ़र्ज़ करें हम जो ये वो बात नहीं करते, शायद खाकान अब्बासी या ख्वाजा आसिफ ये बात नहीं करते, बात दोनों की गलत नहीं है। चौधरी निसार की बात भी गलत नहीं है और ख्वाजा आसिफ की बात भी गलत नहीं है। उसकी वजह यह है कि फ़र्ज़ करें ख्वाजा आसिफ भी वही बात करते जो चौधरी निसार बात कर रहे हैं, वही बात करते जो आर्मी चीफ़ ने बात की है, और कल कोई ऐसा वाक़या हो जाता, फिर आप क्या कहते हैं? फिर दुनिया आपके बारे में क्या कहती? तो क्या मैं ख़ुद अपने तईं
पूरी तरह मुतमईन हूँ कि मैंने, ये ज़रूर है कि मेरा ख़्याल है दुनिया में 9/11 के बाद पाकिस्तान से ज़्यादा किसी मुल्क ने कुर्बानी नहीं दी। पाकिस्तान की बहुत सक्सेसफुल स्टोरी है टेररिज्म के ख़िलाफ़। टेररिज्म एक चीज़ है, एक्सट्रीमिज़म दूसरी चीज़ है। इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ अभी हमने, मेरा ख़्याल है, कोई भी ऐसे काबिल अमल हमारे पास फार्मूला भी नहीं दिया हमने कि इस तरह इंतहा पसंदी को हम ख़त्म करें। लेकिन सर टाइमिंग की अहमियत को आप किस तरह से सरफ नज़र कर सकते हैं? दूसरी बात आसिफ साहब ने जब कहा उसके बाद टाइमिंग की बात नहीं, दूसरी बात ये कि ये तो मैं वापस से बात कर रहा हूँ, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर जब ये बात करेगा तो इसके माने दूसरे लिए जाएंगे। लिहाजा वो एक इंटरनल मीटिंग में तो ये बात की जा सकती है और करनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आपने करनी हैं, लेकिन पब्लिकली ख़ास तौर पे अगर अमेरिका की तरफ से ऑलरेडी डू मोर का मुतालबा हो तो फिर आपका जवाब इस तरह नहीं जाना चाहिए, कैलकुलेटेड होना चाहिए, नपतुला होना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ आपको दिखाते हैं ख्वाजा आसिफ साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के कुछ बयान जो उन्होंने इस हवाले से दिए थे, दिखाएंगे। अनफॉर्चुनेटली ऑडियो इसकी नहीं है सर। जाहिर है कि इस पर उसमें वही बात है कि आपके यहाँ बदकिस्मती से ख्वाजा आसिफ बहुत अच्छे आदमी, सही, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या वो फॉरेन मिनिस्टर की कैपेसिटी के हैं या नहीं है, ये एक अलग बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि आपके यहाँ रहा है, फॉरेन मिनिस्ट्री का क्राइसिस रहा है आपके यहाँ हमेशा से, सिर्फ इसी गवर्नमेंट में नहीं, पिछली हिना रब्बानी खर साहिबा के बारे में बहुत से लोगों का वो ख्याल था, लेकिन फिर वो एक अच्छी, उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया उसमें। लेकिन हमारे यहाँ ना अब कोई आगा शाही है, ना कोई साहिबजादा याकूब है, ना कोई अजीज़ अहमद है, ना कोई जुल्फ़िकार अली भुट्टो है। अब उसके बाद जो आपके अहद रफ्ता में उसकी अज़मतों में कब तक खोए रहेंगे? ज़फ़र अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, तो वो असल, और दूसरी बात ये कि आपको किस तरीके से, अगर हम कश्मीर पे फोकस रखते, कश्मीर पे, यानी आज से नहीं कई सालों से वो हमने फोकस ज़रूर रखा, लेकिन हमने चीज़ों को उस तरीके से दुनिया को कन्विंस करने में हम उस तरह कामयाब नहीं रहे। आपकी कश्मीर कमेटी है, कश्मीर कमेटी पार्लियामेंट की सिर्फ एक पॉलिटिकल कमेटी बन के रह गई है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है। आपके यहाँ अच्छे डिप्लोमेट्स हैं, लेकिन हमने उनको इस्तेमाल नहीं किया। डिप्लोमेटिक लेवल पे हमारा जो हाल हुआ है सर, अब्दुल बासित साहब का वो जो ख़त मंजर आम पे आया था एजाज चौधरी के मुतालिक, मतलब अब तो इस किस्म की हरकत हो रही है जिनका पहले कभी तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। अब वो भी एक अलग बात है कि क्या एक डिप्लोमेट को दूसरे डिप्लोमेट के बारे में इस तरह का ख़त लिखना भी चाहिए था, नहीं, लेकिन तमाम तरह इख्तलाफात होंगे बिल्कुल, और उनका अपनी एक मौक़िफ़ होगा, लेकिन ख़त के ज़रिए आप इस मौक़िफ़ का इजहार करना। लेकिन सर मुख्तलिफ जगहों पर ये बात की जाती रही है कि पाकिस्तान लॉबिंग की सलाहियतों से इस वक्त कासिर दिखाई देता है, इसलिए कि जब आप अपने फॉरेन मिशंस में जो है मेरिट की बुनियाद के बजाय आप सियासी बुनियादों पर लोगों को रखेंगे, उस तरीके से आप अपनी फॉरेन पॉलिसी, कोई आपकी कोई कौमी पॉलिसी बुनियादी है ही नहीं। आपकी पॉलिसी यही होती है कि कौमी पॉलिसी ऐसी होती है जो गवर्नमेंट आए या ना आए वो पॉलिसी अपनी तौर पे चलती रहती है। मतलब मुशर्रफ साहब थे, मुशर्रफ साहब ने आगरा में जाके बहुत आगे तक गए। मुशर्रफ साहब शायद कोई अगर सिविलियन प्राइम मिनिस्टर होता इतने आगे जाने की जरूरत ही नहीं कर सकता था, लेकिन वहाँ भी उन्होंने इतना ज़्यादा आगे जाने के बावजूद भी उन्हें वो रिस्पांस नहीं मिल पाया। तो अब हमारा टास्क ये होना चाहिए कि दुनिया के ममालिक में लोग आपकी बात ना सिर्फ सुने बल्कि वो लोग आपकी बात को आगे बढ़ाएं। सर अब ये जो ह्यूमन राइट्स प्रिपरेशन की कलामी की जाना चाहता हूँ, प्रिपरेशन की जब हम बात कर रहे थे कि जब आप इंटरनेशनल फोरम्स पे जाते हैं खासतौर पे अपने मुल्क को, और वो भी हेड ऑफ द स्टेट की कैपेसिटी में प्रेजेंट करने के लिए, तो आपको मेंटली फिजिकली आपको हर एतबार से प्रिपेयर होना चाहिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक यादगार, जी हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वज़ीर आज़म ने एक यादगार इंटरव्यू दिया है एक गैर मुल्की नशियाती इदारे को, यादगार कई एतबार से। जैसे नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू था मशहूर ज़माना, आपको याद होगा, जिसमें करण थापर ने उनसे कुछ तल्ख व शीरी सवालात किए थे। शीरी उसमें कम था, तल्ख ज़्यादा था। नरेंद्र मोदी की उस पूरे इंटरव्यू में हवाइयाँ उड़ी हुई थी। पहले उन्होंने पानी का गिलास मांगा भागने के लिए, उसके बाद फिर वो माइक उतार करके उन्होंने कहा दोस्ती बनी रहे। लोगों को याद होगा, उनकी याददाश्तों में महफूज होगा। कुछ कमोबेश उसी किस्म का इंटरव्यू वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने दिया है। दिखाएं जी अगर ज़रा उसकी आवाज़ चल पाए तो।
ऑडियो के मसाइल, सेम प्रॉब्लम सर। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान 2.25 मिनट, जो जितना मैंने वॉच किया, 2.25 मिनट के दौरान एक ही जुमला बार बार दोहराए जा रहे थे कि जी हम अमेरिका के साथ कदम ब कदम मिल करके और शाना बशाना इस जद्दोजहद में आगे चलना चाह रहे हैं, हम अमेरिका को हर एतबार से अपना ताउन दिलाने के लिए तैयार हैं। यानी सवाल चना और जवाब गंदुम। वो ये पूछने लगी कि आप क्या समझते हैं कि इस क्रिटिकल लम्हात में क्या कुछ करने की ज़रूरत है। उसके बाद भी वज़ीर-ए-आज़म का यही जवाब था। तो आखिर वो बेचारी एंकर झक मार के उसने कंधे उचकाए, उसने कहा मुझे नहीं लगता मैं इस सवाल का जवाब आपसे ले पाऊंगी, और अगले सवाल की तरफ वो चली गई। क्या इन सब चीज़ों से, और वो जो आपके फेस एक्सप्रेशंस ऑन एयर जा रहे हैं, क्या इन सब चीज़ों से, या वो जो पिछले गवर्नमेंट में हमने देखा, नाम नहीं लेना चाहूँगा, मिस्टर ओबामा को मिसेस ओबामा, हम क्या साबित करना चाह रहे हैं, कितने प्रिपेयर होते हैं? देखिए, ये हमारे यहाँ एक आरफीन, हमारे यहाँ लीडरशिप का बड़ा मसला है। हमारे यहाँ लीडरशिप, सीरियस लीडरशिप क्राइसिस है हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ सबसे जो खौफनाक बात है वो ये कि अगर मैं नज़र डालूँ तमाम सियासी जमातों में, और उसमें मुझे उभरते हुए लीडर्स नहीं नज़र आ रहे जिनमें लीडरशिप क्वालिटी हो। लीडरशिप क्वालिटी एक बिल्कुल बहुत मुख्तलिफ चीज़ है। पॉलिटिशियंस बहुत हैं आपके यहाँ, लीडर्स नहीं हैं आपके यहाँ। तो आपके यहाँ एक बड़ा क्राइसिस लीडरशिप का उभरने वाला है, अब एक बड़ा सीरियस क्राइसिस। और अगर आपके यहाँ अच्छे लीडर्स नहीं बने तो फिर दुनिया में आप अपने मुकदमे को अच्छे अंदाज में नहीं कर पाएंगे। ज़फ़र अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। ज़फ़र साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीकी साहब। सर कैसे मिजाज, खैरियत से हैं आप? अल्लाह की मेहरबानी, शुक्र सर यूएनओ में, अक़वाम मुत्तहिदा में हमने जो कुछ हासिल किया है उसके ऊपर हम बात कर रहे थे, और ये बात कर रहे थे कि अब्बासी साहब और उनकी टीम किस हद तक इन्वर्टेड कॉमास में इन्वर्टेड कॉमास ख़त्म प्रिपेयर्ड थी। आपको क्या लगता है, मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ या वाकई वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और उनकी टीम प्रिपरेशन से आ रही थी? नहीं, आपकी बात में वजन है और उसकी वजूहत है। ये हो भी नहीं सकता था। उनकी ये भी बड़ी, मैं समझता हूँ कि बड़ी हिम्मत है और बड़ी मेहरबानी भी है कि वो यूनाइटेड नेशन के हाल से दो चार बातें करके और हिंदुस्तान को चलो बाबरी करा दिया, उन्होंने सुन लिया, वो आ गए। वो असल मसला ये है सिद्दीकी साहब कि ये मुमकिन नहीं था कि ये इतनी तैयारी इनकी होती, चूँकि फॉरेन डेस्क पे इन्होंने कभी काम नहीं किया। और अब एक इनकी हैसियत वज़ीर-ए-आज़म साहब की रिमोट कंट्रोल की हैसियत है। अब रिमोट कंट्रोल जो है वो उतना ही चल सकता है कि जितना उसके ये अभी बदर साहब फरमा रहे थे और बड़ा तुझ फरमा रहे थे कि हमारे मुल्क में जहाँ और बहुत बड़े क्राइसिस हैं, एक क्राइसिस ये भी है कि यहाँ पर लीडरशिप का फुकदान है। कि लीडरशिप जो माजी में रहे हैं या जो इस वक्त आपको मार्केट में नज़र आ रहे हैं या सीन पर नज़र आ रहे हैं, वो भी अल्लाह ताला की मेहरबानी से उन्होंने भी माल बनाने के और कोई काम नहीं किया, वो भी आ रही हैं। इंटरनेशनल डेस्क बाकायदा, इंटरनेशनल और इवन अंदरून मुल्क, ये एक बहुत बड़े साइंटिफिक डेस्क है। और इस पर जब तक इसको लीडर को या पॉलिटिशियन को पूरा अबूर ना हो, ग्रिप ना हो उस पर, तो वो इंटरनेशनल मीडिया से या इंटरनेशनल फोरम पर किस तरह अपने मुल्क की बात करेगा। सर बल्कि मैं तो यहाँ ये सोचने में मजबूर हो गया था कि अगर यही सब कुछ होना था तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुझे ही इंटरव्यू दे देते, क्योंकि ये सब कुछ तो मैं यहाँ कर देता। इतने इसके काम के लिए इतने झमेले की, वीज़े की, इतनी टिकटों की ज़रूरत भी नहीं थी। इतना सब कुछ तो मैं भी जानता हूँ। नाज़रीन, इसी एक नोट के साथ यहाँ वक्त एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक पे जाने का, ब्रेक आकर दोबारा अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगाज़ करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जुमान, हमारे साथ मौजूद हैं। उनको खुशामदीद कहेंगे गुफ्तगू में। शौकत बसरा साहब, आपको पता चल चुका होगा गालिबन अब तक तो, अगर आपने टीवी सेट ऑन किया था, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जो सनसनीखेज़ इंकशाफात फरमाए हैं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के मर्डर के हवाले से। सर वो ये कहते हैं कि इस कत्ल के और इससे पहले वाले कत्ल के, जो मीर मुर्तज़ा साहब का कत्ल था, उसके ज़िम्मेदार आसिफ अली जरदारी साहब हैं। आप उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं, उससे पहले कुछ और नहीं करना चाहिए सर? नूरुल आरफीन, मैं समझता हूँ परवेज़ मुशर्रफ के ये झूठे, बेहुदा और लग़्व बयानात हैं, इसलिए कि जो शख्स
जब यहाँ पे मौजूद था और अपने आप को कहता था कि मैं कमांडो हूँ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहा हूँ, सदर पाकिस्तान रहा, उसको इतनी भी जुर्रत नहीं हुई कि अगर उसके पास इतनी सारी शहादतें, इतने बस उसके पास हक़ाइक़ मौजूद थे तो वो क्यों खामोश रहा? सर जुर्रत तो आपकी भी नहीं हुई, 5 साल हुकूमत के मजे लिए, लेकिन 10 साल हो गए आज तक कुछ भी नहीं हुआ। आज भी ऐसे ही पुलिस वालों को सजाएं दी जा रही हैं। नूरुल आरिफीन, डोंट ट्राई टू बी गेस्ट एंड एंकर दोनों एक ही वक्त में दोनों चीज़ें बनने की कोशिश ना करें। मुझे पूरा जवाब दे लेने दें। बात यह है कि ये वही परवेज़ मुशर्रफ है जो यहाँ पर सदर पाकिस्तान की कुर्सी पे बैठा हुआ था, और इसका झूठा होना इसलिए साबित हो रहा है कि भाई आज 10 साल गुजरने के बाद दुबई में वो बैठा हुआ है और इश्तिहारी मुल्ज़म है। अगर उसमें जुर्रत है, दिलेरी है, 3 घंटे की फ़्लाइट है, जरदारी साहब तो मुल्क के अंदर मौजूद हैं, वो वापस आए, हाई कोर्ट के अंदर अपीलें लग गई हैं। सर ये पूछना चाह रहा हूं कि ये इस मुल्जिम को या इस मुजरिम को सलूट देकर के बाहर किसने भेजा था, जफर अली शाह साहब ने या मजहर अब्बास साहब ने? नूरुल आरिफीन, मेरा ख्याल है आप माशाल्लाह काफ़ी ज़हीन सहाफ़ी हैं। ये बिल्कुल हमने प्रोटोकॉल देकर नहीं भेजा था, ये भेजा था इनको प्रोटोकॉल देकर फ़ौज ने। मुझे कोई फुटेज आपके पास ऐसी है जिसमें आपको नज़र आ सके कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनको रेड कारपेट दिया था? और दूसरी बात, इनको भेजा है जो बड़ी बड़के मारते थे। आज वज़ीर दाखिला जो एहसन इकबाल हैं, जो कहते थे कि हम किसी सूरत पर इसको भागने नहीं देंगे, अगर जाएगा तो इनकी इस बात में कितना वजन है कि फौज ने उनको भेजा था? बात कंप्लीट कर लेना जी शौकत साहब, सर कथा कलामी की इजाजत दीजिएगा। मजहर अब्बास साहब, कितनी वैलिड है ये पॉइंट कि फौज ने उनको बाहर भेजा था? इसमें पीपल्स पार्टी का या आसिफ अली जरदारी का कोई लेने देना नहीं। देखिए अब शौकत मेरे भाई को तो उनका अपना बयान आ गया कि मुझे जनरल राहील शरीफ। जी सर, मजहर अब्बास साहब जवाब दे रहे हैं। वो शौकत साहब, वो तो आप दूसरे पीरियड की बात कर रहे हैं, जो मुस्लिम लीग नून के पीरियड की बात कर रहे हैं, जिसमें राहील शरीफ वाली बात की थी। लेकिन उससे पहले जो 2008 में हुआ था, तो उसमें तो पीपल्स पार्टी ने खुद ये मौक़िफ़ था पीपल्स पार्टी का कि जी चूँकि उन्हें ऐवान सदर से बेदखल करना था, इसलिए ये सेफ एग्ज़िट स्ट्रैटेजी बनाई गई थी। तो मेरा तो सिर्फ कंसर्न ये है कि जाहिर है क्योंकि उससे पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो शहादत हुई और उससे पहले 18 अक्टूबर को जो वाक़या हुआ, उसके बाद वो जो FIR फ़िरोज़ाबाद में उन्होंने अपना ख़त लिख के भेजा था, जिसमें उन्होंने जिन ख़दशात का इज़हार किया था और जिन लोगों पे शक का इज़हार किया था, बदकिस्मती ये है कि आपके अपने दौर में उस ख़त के हवाले से उन लोगों से कोई तहकीकात नहीं हुई जिन पे बेनज़ीर भुट्टो ने शक का इज़हार किया था। अच्छा मजहर अब्बास साहब, कथा कलामी की इजाज़त दीजिएगा। उसमें सिर्फ आरफीन एक बात, उसमें सबसे ज़्यादा मुशर्रफ को तो आपने बाहर भेज दिया या बाहर चले गए या आपने वो कर दिया। तकलीफ दे अमल ये था कि उसमें और भी कुछ लोगों के नाम थे जो आपकी गवर्नमेंट के इत्तेहादी बने। तो इसका मतलब है आपने उस खत को बिल्कुल टोटली नज़रअंदाज कर दिया, बेनज़ीर भुट्टो के उन खदशात को, और उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टरशिप भी अता की। अच्छा शौकत बसरा साहब, सर आपकी तस्कीन तबा के लिए एक कथा पेश कर रहा हूँ, ज़रा सुनिएगा। अमरीकी एम्बेसी में सीनियर सिक्योरिटी अफसर रैंडल बेनेट ने इस हवाले से किताब लिखी है, 2013 में शाया हुई। उसमें बताया गया कि बेनज़ीर का जवाब था कि उनकी सिक्योरिटी उनके शौहर आसिफ जरदारी करेंगे, और जब आसिफ जरदारी की जानिब से सिक्योरिटी पर मामूर 25-30 अफराद के बारे में पता चलाया गया तो वो तमाम मुजरिम थे। रैंडल बेनेट लिखता है कि पहली दफ़ा मैंने ये देखा कि किसी VVIP की सिक्योरिटी पर मुजरिमान मामूर हैं। दूसरी बात उसने कही कि बेनज़ीर की बुलेट प्रूफ गाड़ी की छत काट कर उसमें खाना बनाया गया था। ये आर्मर्ड गाड़ी थी जो दुबई से आई थी। दुबई में आर्मर्ड कार में खाना निकालने से इनकार कर दिया गया था, लेकिन पाकिस्तान में आसिफ जरदारी के कहने पर यह खाना यहाँ बनाया गया। सर अब भी मुशर्रफ मुजरिम है या रैंडल बेनेट? आरफीन, आप परवेज़ मुशर्रफ की ज़ुबान बोल रहे हैं, या तो परवेज़ मुशर्रफ ने आपको वकील कर लिया है। अच्छा, और रैंडल बेनेट को भी खरीद लिया गया है। एक मिनट, मजहर अब्बास साहब ने जो बातें कही हैं मैं उनसे टोटली डिसएग्री करता हूं। देखें, आपको याद होगा कि परवेज़ मुशर्रफ ने शहीद बीबी को थ्रेट किया, उनको रोका। वो सहाफ़ी का बयान मौजूद है कि आप पाकिस्तान ना आए, आपकी जान को ख़तरा है। शहीद बीबी इसके बावजूद वापस आई। अच्छा, वो जो लोग दोनों पुलिस अफसरान थे जिन्होंने क्राइम सीन को धोया, वो किसकी इंस्ट्रक्शन पर धोया? उनको सजाएं हुई, वो परवेज़ मुशर्रफ के ताबे थे। मेरा तो नूरुल आरिफीन, बाकी सब बातें मैं छोड़ देता हूँ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आज परवेज़ मुशर्रफ ने इतना बड़ा बयान दिया है, हमने अपने दौर के अंदर तहकीक तफ्तीश की, चलान अदालत में भेजा,
जिसमें 3 मुलजमान जो थे वो उन्होंने इतराफ़ जुर्म किया, जो तीनों को छोड़ दिया इस अदालत ने, और परवेज़ मुशर्रफ को हमने बतौर 109 के मुलजम के चलान हुआ। अच्छा, 2 जो अफसरान उनको सजाएं हो गई। अच्छा, अब फैसला आ गया, हम हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट में हमने मुतालबा ये किया है कि तीनों मुलजमान जिनको छोड़ा गया है उनको सजाए मौत दी जाए और परवेज मुशर्रफ को वापस बुलाकर। सर, मुतालबे तो हुकूमतें गुर्बत खत्म करने की भी करती हैं, वो तो सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट होता है ना, उसकी कोई ग्राउंड रियलिटी तो नहीं होती है। जफर अली शाह साहब, ये मुझे बताइएगा सर, 5 साल तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही मरकज में, सूबे में आज भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, मरकज का पता नहीं। ये मुझे बताइएगा, क्या 5 साल कम होते हैं एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इंसाफ देने में? क्या इतना तवील अरसा कम होता है मीर मुर्तजा भुट्टो के कातिलों को पकड़ने के लिए? आरफीन, जफर अली शाह साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? हमारा काम था चालान अदालत में भेजना। जी, आवाज जरा थोड़ा सा आप अपना ऊंचा करें। आप सिद्दीकी साहब, मेरा आवाज आ रहा है? जी सर, मैं आपको लाउड एंड क्लियर सुन सकता हूं। ये मुझे बताइएगा, 5 साल में बीबी के कातिलों को सजा नहीं दी जा सकती थी? उनके मुल्जिमान का सुराग नहीं लगाया जा सकता था? आरफीन, एक काम तो करवा दो यार, परवेज मुशर्रफ को वापस आ जाए केस अदालत में। इसमें बयान करता हूं उसके साथ सिद्दीकी साहब, अदालतों जनाब प्लीज गो ऑन सर। ये आवाज शोर आ रहा है आपका, कोई मैं बात नहीं कर सकता। शौकत बसरा साहब असल में आपको बोलने नहीं देना चाह रहे, वो चाह रहे हैं कि वो खुद ही बोलते रहे। जी जफर अली शाह साहब, बोलिएगा। नहीं, शाह साहब बोले। जी सिद्दीकी साहब, इसकी सूरत हाल ये है कि ये एक बड़ा सीरियस मसला है। एक बहुत मुल्क की बहुत बड़ी लीडर और एक मुल्क का एसेट थी वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा, उनको असैसिनेट किया गया। 700-150 आदमी और भी मार दिए गए लियाकत बाग में, इधर हमारे शहर में ही। अब जो हालात सामने आ रहे हैं, ये बिल्कुल एक सवाल आपने जो उठाया, ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में, कि भुट्टो साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहबा के नाम पर आने वाली हुकूमत पीपल्स पार्टी 5 साल तक रही, उन्होंने कुछ प्रोब नहीं किया, कोई सामने ऐसी बात नहीं आई, और आज तक भी ये क्वेश्चन है और बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के कातिल कौन थे। अब एक बात नई जो सामने आई है, और मैं बादियों नज़र में दोनों को की बात को नहीं जुटलाता, और दोनों लकीली और अनलकीली मुल्क के साबका सदर हैं, मुल्क के साबका सुप्रीम कमांडर है, एक जनाब मुशर्रफ साहब और एक जनाब जरदारी साहब। मैं तो बल्कि ये मुतालबा करूंगा पाकिस्तान का एक शहरी होने की हैसियत से कि इन दोनों को गिरफ्तार करके तफ्तीश की जाए, FIA के जिम्मे लगाया जाए और पता लगाया जाए कि ये मसला क्या है। चूंकि दोनों सदर हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट पर थे। मुशर्रफ साहब उस वक्त पोस्ट पर थे जब असैसिनेट किया गया बीबी को, इसलिए जो हालात वाक़यात उनको बतौर सदर के, बतौर एक पूरे मुल्क के एक सरबराह के। जफर अली शाह साहब, कथा कलामी की गुंजाइश निकालता हूं। सर मजहर अब्बास साहब, 1 मिनट मेरे पास मौजूद है। गाड़ी के अंदर मखदूम अमीन फ़हीम, नाहिद खान, सफदर अब्बासी और जेल का साथी खालिद शहनशाह भी था। डाकुओं के सरगना को बेनज़ीर का सिक्योरिटी इंचार्ज आसिफ जरदारी ने बनाया। ओवरऑल इंचार्ज रहमान मलिक थे। बेनज़ीर के कत्ल के कुछ अरसे के बाद इंतहाई पुरअसरार तौर पर खालिद शहनशाह का भी कराची में कत्ल हो गया। जिसने शहनशाह को मारा वो भी कत्ल हो गया। रहमान मलिक वाक़े के बाद भागकर इस्लामाबाद चले गए, पै दर पै बयानात बदलते रहे। कभी कहते थे इस्लामाबाद आसिफ अली जरदारी की राजगाह पे गया, कभी कहते थे अस्पताल गया। ये सारी बातें आई ओपनिंग नहीं, अलार्मिंग नहीं? पहली चीज़ तो ये कि आरफीन, इस चीज़ का हमें ख्याल रखना चाहिए, हम किसी को डाकुओं का सरगना नहीं कह सकते। ये मुशर्रफ साहब का बयान पढ़ के सुना रहा था। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मुशर्रफ साहब को इंटेरोगेट करना चाहिए। इंटेरोगेट इस चीज़ के लिए करना चाहिए, आज वो जो बातें कह रहे हैं, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन को क्यों नहीं हेल्प आउट किया इसके मामले में? तो मुशर्रफ साहब तो वो बिल्कुल इंटेरोगेट करना चाहिए। और मैं जो शौकत बसरा साहब से ये वो कर रहा था, कंसर्न कर रहा था, यही आपने सबसे बड़ी गलती की थी बसरा साहब। आपने ना चौधरी परवेज़ इलाही को इंटेरोगेट किया, ना आपने हमीद गुल को इंटेरोगेट किया, ना आपने परवेज़ मुशर्रफ को इंटेरोगेट किया, बल्कि उस वक्त जब FIA इंक्वायरी कर रही थी तो FIA के सामने इनमें से किसी ने आके बयान भी रिकॉर्ड नहीं किया, इंक्लूडिंग रहमान मलिक साहब। मजहर अब्बास साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, इनफैक्ट यहाँ मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन, यहाँ वक्त एक प्रोग्राम में मुख्तसर सी कमर्शियल करने का।
वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में मौजूदा हुकूमत की इस वक्त सबसे बड़ी अपोजिशन पर्सनैलिटी यानी साबिक़ वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान साहब की बात की लेते हैं। हस्ब रिवायत उन्होंने एक बार फिर पार्लियामेंट में पार्लियामेंटेरियंस के दिलों को भरमाया, एक धुआंधार सी तकरीर की। दौरानिया इतना ज़्यादा तवील नहीं था, लेकिन बहरहाल इस दौरान में जो कुछ बातें उन्होंने की वो आपकी पेश खिदमत है। ड्रोन हमलों के हवाले से इस ऐवान का, बल्कि इससे पहले ऐवान का, उससे पहले ऐवान का मौक़िफ़ हमेशा से बड़ा वाज़ेह रहा है। और अगर रिकॉर्ड निकालें तो इस ऐवान की, सेनेट के ऐवान की रेजोल्यूशंस रोज़े रोशन की तरह आया है कि ड्रोन अटैक्स नाकाबिले कबूल हैं। ये पाकिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी पर के लिए एक चैलेंज है और एक बहुत बड़ा निशान है हमारी आजादी और मुख्तारी। कई दफा मुख्तलिफ हुकूमतों ने प्रोएक्टिव स्टांस लिया इसके खिलाफ, कई दफा बस सिर्फ डिस्प्लेजर और एक स्टेटमेंट जरूर दाग दिया इसके खिलाफ जब भी ड्रोन अटैक हुआ। मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता, मगर मेरे लिए यह इंतहाई हैरान कुन अमर था कि 15 तारीख को एक ड्रोन हमला हुआ। हमने एक रवायती कंडेमनेशन भी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से नहीं गई। यह शायद नजरअंदाज हो गया हो, शायद मैंने ना पढ़ा हो, शायद फॉरेन ऑफिस का हो और मेरे नोटिस में ना हो, मगर मुझे उससे ज्यादा तशवीश इस बात से हुई कि जिस दिन हमला हुआ उससे दूसरे दिन वजीर आजम पाकिस्तान अमेरिका के सफीर से मिले। हमारी यह रवायत रही है कि हम कंडेमनेशन भी करते हैं और डिस्प्लेजर भी शो करते हैं। मुझे यह बताया गया जब मैंने पूछा कि यह कर्टेसी कॉल थी, तो जनाब स्पीकर न कंडेमनेशन आई और कर्टेसी दिखाने की तो अमेरिका को जरूरत नहीं, हमें अमेरिका को जरूरत नहीं थी, हमें तो डिस्प्लेजर शो करने की जरूरत थी। तो मुझे नहीं पता, अगर प्राइम मिनिस्टर यहां होते तो मैं उनसे खुद बात करके मैं असेंबली में मसला ना उठाता। फॉरेन सेक्रेटरी भी यहां नहीं है और कोई अहम जिम्मेदार फॉरेन ऑफिस का नहीं है, वरना ये सारी तफसील मैं उनसे बात करके तो हुकूमत के नोटिस में लाता। मगर मैं इस ऐवान की तवज्जो इसलिए ममदूल कराना चाहता हूं कि वाज़ेह रेजोल्यूशंस के बावजूद अगर एक हमला होता है तो पाकिस्तान की आवाज बिल्कुल वाज़ेह तौर पर इसके खिलाफ उठनी चाहिए और हमें डिस्प्लेजर भी शो करना चाहिए, कंडेमनेशन भी करनी चाहिए और कोई कर्टेसी अमेरिका को और उनके एम्बेसडर को नहीं दिखानी चाहिए। अब्बास साहब, ये तो खुशफहमियों के जंगल में भटकने वाली बात नहीं है। मतलब अमेरिका की आंखों में आंखें डाल करके और उनको ललकारना और उनको ये का मतलब वजारत से इस्तीफा देते ही आदमी जिहादी क्यों हो जाता है? नहीं, पोजीशन लेने की बात होती है असल में पोजीशन लेनी चाहिए और फिर सोचना चाहिए कि ड्रोन्स अटैक जो हैं, ड्रोन्स अटैक एक पॉलिसी के तहत हुए और उस पॉलिसी के तहत मेरे ख्याल में ये नज़र आता है कि शायद आपकी कहीं ना कहीं हमेशा से कंसर्न शामिल रही है इसके अंदर। आप बयान देते रहें, हम अटैक करते रहें और उसकी कौन शुरू में शायद ऐसी वजूहत हों कि जिसकी बिना पे ड्रोन अटैक इनएविटेबल हो गए हों, लेकिन जब आप इस चीज़ की इजाज़त देते हैं कि लोग आपके इलाकों में आ जाएं, आपके इलाकों में स्टिंग ऑपरेशन करें, और ये आज की बात नहीं है। रमज़ी यूसुफ जिस तरह पकड़ा गया, एमल कांसी जिस तरह पकड़ा गया, वो आपके इलाकों में आपके घर में आके ऑपरेशन करके ले जाते रहे और आप उसका हिस्सा रहे उस सारी चीज़ों का, और अल्टीमेटली वो जाके बात ख़त्म कहाँ हुई? जब एबटाबाद हुआ। तो जब आप किसी को स्पेस देते हैं, स्पेस अलाउ करते हैं, एयर स्पेस देते हैं, ग्राउंड स्पेस देते हैं, तमाम तर उसको उसका हिस्सा बनाते हैं, तो फिर वो एक स्टेज पे आके वो आपके बगैर भी ऑपरेशन करके चले जाते हैं। और उसके बाद भी आप मैक्सिमम ये करते हैं कि आप पार्लियामेंट के अंदर उनको बुला के एक ब्रीफिंग ले लेते हैं, ना आप किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं, ना वो कमीशन की रिपोर्ट आज तक पब्लिक हुई, एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट। तो ये जो चौधरी निसार साहब आज बात कर रहे हैं, ये बातें बड़ी अच्छी हैं, लेकिन बातें करने में उन्होंने देर बहुत कर दी। इससे पहले कि मैं अपने अगले सवाल की तरफ जाऊं, इस गुफ्तगू का एक और इक़्तिबास पेश खिदमत है। ब्रिक्स की आखिरी मीटिंग जो चीन में हुई,
उसमें एक पाकिस्तान के खिलाफ ही रेजोल्यूशन था, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे लोगों के, ऐसी ग्रुप्स और जमातों के नाम थे जो पाकिस्तान बेस्ड हैं। मैं सिर्फ हुकूमत को और बिलखसूस फॉरेन ऑफिस को यह कहना चाहता हूं कि इस किस्म की मीटिंग्स अचानक नहीं हो जाती। ये सालाना मीटिंग्स हैं। ब्रिक्स की आखिरी मीटिंग हिंदुस्तान में हुई और मोदी सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगाया इसी किस्म की रेजोल्यूशन पास कराने में, और इस रेजोल्यूशन के पास कराने में सबसे बुनियादी किरदार चीन ने अदा किया और उनके साथ बाकी ब्राजील, साउथ अफ्रीका वो भी शामिल थे। वो ये रेजोल्यूशन पास नहीं करा सके, मगर ठीक 1 साल बाद ये मीटिंग चीन में होती है। चीन होस्ट मुल्क है, मेजबान मुल्क है, तो वो ही रेजोल्यूशन पास हो जाती है मुतफिका तौर पे। तो मैं ये कहना चाहता हूं वजारत खारजा के अकाबरीन को भी और हुकूमत को भी कि सिफारतकारी कोई ऑफ एंड ऑन नहीं होती। एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग पे सिफारतकारी नहीं होती। इट्स अ 24 आवर जॉब। तो कौन जिम्मेदार थे जो हुकूमत को ये इतला देते, खा वो हमारे चाइना के सिफारतकार थे, खा यहां फॉरेन ऑफिस में ऐसे लोग जो ब्रिक्स को फॉलो कर रहे हैं, हर एक का एक अपना सेल होता है। तो क्या उन्होंने फॉलो नहीं किया कि हिंदुस्तान इस पे बहुत सिफारतकारी कर रहा है, और इस जो मीटिंग चीन में हो रही है इसमें यह खतरा है कि यह रेजोल्यूशन पास हो जाए? उन्होंने क्यों नहीं राब्ता चीन के साथ किया? उन्होंने साउथ अफ्रीका के साथ राब्ता क्यों नहीं किया? उन्होंने रशिया के साथ राब्ता क्यों नहीं किया? उन्होंने ब्राजील के साथ राब्ता क्यों नहीं किया? उन्होंने होमवर्क क्यों नहीं किया? अगर हमारा मुखालिफ मुल्क, हमारा दुश्मन मुल्क 1 साल में इसी काम पे लगा था और फिर वो कामयाब हो गया, तो हमारे सिफारतकार किस मर्ज की दवा हैं? जफर अली शाह साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तो ये मुझे बताइए, हमारे सिफारतकार किस मर्ज की दवा है? मुझे ये नहीं जानना। उन्होंने जिस मुल्क के लिए दुश्मन का सीगा इस्तेमाल किया है, ये मुझे बताइए कि ये बात पिछले प्राइम मिनिस्टर को या मौजूदा प्राइम मिनिस्टर को क्यों नहीं पता कि इंडिया हमारा दुश्मन है, जो हमारे सरहदी देहातों पर गोलाबारी करके मासूमों की जान ले रहा है, जो कश्मीरियों का दुश्मन है? क्यों जिंदाल आता है और मरी में नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करके चला जाता है? क्यों मोदी आता है और मियां नवाज शरीफ साहब की नवासी की शादी पर वॉटेवर तोहफे लेकर के आता है? क्यों उसको आमों के और साड़ियों के तहफ दिए जाते हैं? ये अचानक ऐसे कैसे इंकशाफात हो गए जो चौधरी साहब को तो पता था, लेकिन मियां साहब को या शायद खाकान अब्बासी साहब को कुछ नहीं मालूम था? सिद्दीकी साहब, इन दोनों प्राइम मिनिस्टर साहब को पता है। कोई दोनों प्राइम मिनिस्टर साहब जो है कोई वो भोले नहीं है, इतने मासूम भी नहीं है, दोनों को पता है। लेकिन अगर कोई प्राइम मिनिस्टर साहब का हो या मौजूदा अगर वो वैसे आंखें बंद कर ले तो उसका तो इलाज कोई नहीं है। लेकिन जो दोनों क्लिप्स आपने दिखलाए हैं चौधरी निसार अली खान साहब के, मैं समझता हूँ कि बड़ा उन्होंने बर वक्त ये बात की है। और जहाँ तक तो पिछला दौर था, अमेरिका के हम अलीफ थे और बड़े फ्रंट लाइन अलीफ थे। मदर साहब ने ठीक बात की उसके जो चौधरी निसार अली खान साहब के बारे में कि उस वक़्त आप कहाँ थे, लेकिन उस वक़्त हम उसके बहुत करीबी और प्यारे अलीफ थे उसके, और वो बिल्कुल ठीक इसी तरह के हम जहाँ थे जफर अली शाह साहब उसका नहीं पता, लेकिन इस वक्त हम जहाँ हैं वहाँ प्रोग्राम को ख़त्म करना पड़ेगा। नाज़रीन, इसी प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हुआ। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और हमारे पैनलिस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।